कहानी शुरू होती है पिछले मंगलवार यानी ट्यूसडे से। शहर का पूरा बाजार आज सुस्त रहता है क्योंकि आज ही के दिन हर जगह छुट्टी होती है। मंगल को मार्केट एकदम बंद रहता है। लकी पेशे से बिजली की चीजों के बड़े व्यापारी हैं, जैसे बल्ब, फैंस, लाइट्स। लकी वैसे तो शुद्ध व्यापारी आदमी है जिनको धंधे के अलावा कुछ नहीं सूझता, लेकिन उसे पढ़ने का बड़ा शौक है और खास करके पॉलिटिक्स। सुबह के लगभग 9 बजे थे। लकी अपनी चाय लेकर ड्राइंग रूम में आए तो देखा उनके पिताजी टीवी पर न्यूज देख रहे थे। अब धंधा साथ करते हैं दोनों, लेकिन छुट्टी वाले दिन सिर्फ मतलब की ही बातें करते हैं। खैर, उनको कमरे में देख लकी बाहर गार्डन में आ गया। वहां उनके दादा बंसल लाल गुप्ता बैठे थे, जिनको सब बाबा बुलाते थे। बाबा 72 साल के हो चुके थे, लेकिन आज भी वेल मेंटेन्ड थे। सुबह वॉक पर जाते, आकर अखबार पढ़ते और अपने दोस्तों के साथ हर विषय पर गहरा चिंतन करते। मॉर्निंग बाबा। बाबा, हमारा इंडियन एक्सप्रेस देखा है आपने? हमारे पास है, ये वाला आर्टिकल पढ़ लें, फिर ले लेना। हाँ हाँ, आप आराम से पढ़ लो, हम जब तक अपने फोन में न्यूज देख ले रहे हैं। मैन चॉप्स ऑफ फिंगर फॉर पीएम मोदी थर्ड टर्म। अरे भाई साहब, ये देखा आपने बाबा? क्या क्या नहीं हो रहा है इस चुनाव में, और क्या क्या देखना बाकी है। मई 20 को वोटिंग है झांसी में, याद है ना? बिना वोट डाले दुकान मत चले जाना, अपने पापा को भी बता देना। हाँ बाबा, याद है। तो बाबा, इंडिया वर्सेस एनडीए, मोदी वर्सेस हु, 400 पार या फ्रैक्चर मैंडेट, क्या रीडिंग है आपकी? या कोलिशन गवर्नमेंट? कोलिशन गवर्नमेंट? बताओ, पहली कोलिशन गवर्नमेंट कब थी? क्या आप जानते हैं कि ऐसी सरकार कब बनी थी? बाबा ने अभी भी निकाला हुआ चश्मा हाथ में पकड़ रखा था और अपनी दोनों आंखें गड़ाए हुए थे लकी के ऊपर। हाँ भाई, लकी बताओ। अरे मोरारजी देसाई की थी ना। ईयर बताओ, कौन सा साल था? बाबा, ईयर तो याद नहीं है। ना कटवाओगे पूरी हमारी तुम। लोग कहेंगे जमाने भर के लिए बड़े पॉलिटिकल कमेंटर बनते और पोते को नहीं सिखा पा रहे। ध्यान से सुनना जो बता रहे हैं हम, समझे? तो पहली कोलिशन गवर्नमेंट थी मोरारजी की। ये बात तो सही है, मगर साल था 1977 और सरकार रही थी 1979 तक। अच्छा, सरकार थी किसकी? जनता पार्टी की थी ना? सही, मोरारजी की। बढ़िया बात पता है। अरे यही कि वो 80 साल में पीएम बने थे। एक और भी है, वो मोरारजी कोला पीते थे। हैं? ये क्या था? ओल्ड पॉलिटिकल जोक। मोरारजी अपनी यूरिन पीते थे। क्या? सच में? ये सच है या अर्बन मिथ? सच में। यूरिन एक इंटरव्यू में कहा था जब वो यूएस गए थे तब। तो लकी, तुम भी अगर मोरारजी जी की तरह एक्टिव रहना चाहते हो तो ऐसा एक्टिव नहीं बनना बाबा। अच्छा, उनकी कैबिनेट कैसी थी बाबा? ऑल टॉल लीडर्स, चरण सिंह, जगजीवन राम, एल के आडवाणी, जॉर्ज फर्नांडिस, अटल बिहारी, all senior opposition leaders of that time. वो कहते हैं ना बाबा, too many cooks spoil the broth। यही हुआ उनके साथ, तभी 2 साल में हट गए। आजादी के बाद 12 कोलिशन गवर्नमेंट रही है इंडिया में, सेंटर में। अब इसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स आप अपने ढंग से देख सकते हो, क्योंकि आर्गुमेंट्स दोनों साइड के स्ट्रॉन्ग हैं। खैर, मोरारजी के बाद कौन आया? चरण सिंह आए थे, लेकिन मोरारजी का फॉल क्यों हुआ? हमें जितना याद है काफी पॉलिटिकल उठापटक हुई थी। मोरारजी शायद रेडी भी नहीं थे स्टेप डाउन करने के लिए। बाबा पहले मुस्कुराए और फिर ऐसी बात कही कि लकी के कान खड़े हो गए। तो हुआ ये कि सरकार के और अलायंस के खींचतान शुरू हो गई। मोरारजी की बात हाथ से निकलने लगी।
फिर एक रात में जनता पार्टी की हाउस में स्ट्रेंथ 223 से गिर के 200 के थोड़ा ऊपर आ गए। तब लोकसभा की टोटल स्ट्रेंथ थी 539। ये हुआ जितना हमें याद है। जुलाई 15, 1979 में सबने देसाई से कहा कि आप पीएम पद छोड़ दो, लेकिन देसाई ठहरे देसाई। देसाई ने मना कर दिया। इसके बाद जॉर्ज फर्नांडिस और 2 और मंत्रियों ने रिजिग्नेशन दे दिया। देसाई ने सोच रखा था कि नो कॉन्फिडेंस मोशन झेल लेंगे, लेकिन हटेंगे नहीं। लेकिन जब मिनिस्टर्स ने रिजाइन किया तब वो थोड़ा हिले, लेकिन अभी भी हटने को तैयार नहीं। देसाई ने कांटेक्ट किया। फिर वाई चौहान जो लीडर ऑफ ओपोजिशन थे और उनका सपोर्ट मांगा अपनी पोस्ट बचाने के लिए। चौहान ने मना कर दिया। फिर जगजीवन राम जो डेप्यूटी पीएम थे, उन्होंने एक लेटर में देसाई सरकार के सारे फेल्यूर्स लिख दिए। इसके बाद देसाई को अपना रेजिग्नेशन देना पड़ा। भाई किसको रेजिग्नेशन दिला रहे हैं पत्रकार साहब? पीछे से आवाज आई। लकी और बाबा ने पीछे मुड़ के देखा तो बाबा के खास दोस्त सियाराम शरण शर्मा खड़े थे। अरे दादाजी प्रणाम, बैठिए ना आप। खुश रहो भाई, खूब खुश रहो। पर ये बताओ कि बातें क्या चल रही थी? अरे कुछ नहीं, लकी को बस कोalition गवर्नमेंट के बारे में बता रहे थे। अरे बहुत बढ़िया। तो कहाँ तक पहुँचे? बस मोरारजी का रेजिग्नेशन हुआ है और इससे आगे अब आप बताओ पंडित जी। हाँ दादाजी, चरण सिंह से आप बताओ ना प्लीज। तो हुआ ये कि जनता पार्टी ने जयप्रकाश नारायण और आचार्य कृपलानी को अपॉइंट किया नया पीएम ढूंढने के लिए। इस समय तक जनता पार्टी के पास मेजोरिटी नहीं रही थी। कांग्रेस ने बाहर से समर्थन दिया और चरण सिंह पीएम बन गए। अच्छा, चौधरी साहब वर द ओनली पीएम हु डिड नॉट फेस पार्लियामेंट। कुछ समय तक सरकार चली और फिर कांग्रेस ने सपोर्ट वापस ले लिया और चरण सिंह को रिजाइन करना पड़ा। अरे शर्मा जी के लिए पानी तो लाओ और दादी से 2 कप चाय भी बोल दो। ठीक है बाबा। लकी बेटा चाय मत लाना, पानी बोल के आ जाओ। आगे का किस्सा बहुत इंटरेस्टिंग है। लकी जरा 2 चाय बोल दो। चरण सिंह के बाद आया रिटर्न ऑफ इंदिरा का दौर, फिर ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ और उसके बाद उनका असैसिनेशन। राजीव ज्वाइंट पॉलिटिक्स एंड नेशनल लेवल पर सबसे बड़ी जीत हुई आज तक की। कितने सीट से लकी? 404। बिल्कुल सही। राजीव आए थम्पिंग मेजोरिटी के साथ 1984 में। सबको लगा कि राजीव अगला चुनाव भी जीत लेंगे, लेकिन 1989 में फिर कोalition गवर्नमेंट का रिटर्न हुआ। कांग्रेस मेजोरिटी नहीं ला पाई तो उसने नेशनल फ्रंट को सपोर्ट करके वीपी सिंह को पीएम बना दिया। अच्छा, वीपी सिंह का पीएम बनने का भी एक बहुत बढ़िया किस्सा है। क्या दादाजी? ये तुम्हारे बाबा सुनाएंगे। अरे शर्मा जी, आपने तो हम पे ही भार डाल दिया। चलो ये भी ठीक रही। हुआ ये कि इलेक्शन रिजल्ट्स आए और जनता दल को 150 से कम सीट मिली, मेजॉरिटी से काफी कम। लेकिन बीजेपी और लेफ्ट पार्टीज ने समर्थन देने की हामी दे दी। अब हुआ कि चुनाव से पहले जनता दल ने अपना पीएम कैंडिडेट घोषित नहीं किया था, लेकिन दल के सबसे बड़े नेता थे वीपी सिंह और चुनाव उनके चेहरे पर ही लड़ा गया। अब रिजल्ट्स के बाद ओडिशा भवन में दल की मीटिंग बुलाई गई। वहां थे वीपी सिंह, चंद्रशेखर, अरुण नेहरू, बीजू पटनायक और बाकी सब। हाँ, देवीलाल भी थे। मीटिंग में चंद्रशेखर ने वीपी के मुंह पर कह दिया कि अगर आप पीएम के लिए खड़े हुए तो हम भी हो जाएंगे। देवीलाल वहीं थे तो उन्होंने चंद्रशेखर का हाथ पकड़ा और दूसरे कमरे में ले गए। अरुण नेहरू ये सब देख रहे थे। उन्होंने एक प्लान सोचा। उन्होंने बीजू पटनायक से कहा, हम देवीलाल का नाम पीएम के लिए आगे रखेंगे। यहां तक सब ठीक? लकी ने मुंडी हिलाकर हाँ कहा।
लेकिन देवीलाल मना करके वीपी का नाम रख देंगे और हम सब ताली बजा के सपोर्ट कर देंगे। अरे भाई साहब, ये पॉलिटिक्स। हाँ, तुम दोनों में ये प्लान देवीलाल को बताया और उन्होंने हाँ कह दिया इसको। अब चंद्रशेखर को पता है कि देवीलाल होंगे पीएम, लेकिन उन्हें पूरा प्लान नहीं पता। अब हुई पूरे दल की मीटिंग एंड एज पर प्लान सब चल रहा था। देवीलाल का नाम लिया गया और उन्होंने वीपी का नाम पीएम के लिए ले लिया। उनके पास ही बैठे थे चंद्रशेखर। उनके चेहरे के हाव भाव उड़ गए। वो गुस्से में उठे और मीटिंग छोड़ के चले गए, ये कहकर के हमारे साथ धोखा हुआ है। और ऐसे विश्वनाथ प्रताप सिंह उर्फ राजा साहब बने पीएम और उनके डेप्यूटी बने देवीलाल ताऊ। क्या गजब की पॉलिटिक्स है ये। कोलिशन गवर्नमेंट्स की ये बहुत बड़ी दिक्कत होती है। इसके बाद वीपी सिंह कैसे हटे? क्या आपको पता है कैसे हटे वीपी और कैसे हुई चंद्रशेखर की एंट्री? वीपी का पॉलिटिकल डिक्लाइन एक्चुअली पीएम बनते ही शुरू हुआ। उसका कारण यह है कि वीपी ने कहा था कि हमें पीएम पोस्ट नहीं चाहिए, मतलब लालच नहीं है। लेकिन वो पीएम बने एक पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा बन के, ठीक है। तो वो एक डेंट था। उसके बाद पार्टी में भी सेक्शंस बने। सबसे बड़ी बात थी अपने अलाइज को साथ में रखना सरकार के डिसीजन में, क्योंकि एक साइड लेफ्ट है और एक साइड राइट, मतलब बीजेपी। तो वहां काफी खींचतान चल रही थी। फिर उनके मिनिस्टर्स भी उन्हें फुल कोऑपरेशन नहीं दे रहे थे। जैसे हरियाणा में वीपी के टाइम, फरवरी की बात है, ये वॉयलेंस स्टार्ट हो गया। उस समय हरियाणा के मुख्यमंत्री थे ओपी चौटाला, जो थे देवीलाल के बेटे। अब पार्टी और एक तरह से पूरा देश चाहता था कि चौटाला को हटाया जाए, लेकिन देवीलाल ने प्रेशर दिया वीपी पर और कहा कि हम इस्तीफा दे देंगे। तो वीपी उनके सामने झुक गए और वीपी ने चौटाला को नहीं हटाया। सो ऐसी सब चीजें हो रही थी। फाइनल नेल इन द कफिन बना एल के अडवाणी की रथ यात्रा। लालू थे बिहार के मुख्यमंत्री। उन्होंने आडवाणी को कर लिया अरेस्ट। बीजेपी ने सपोर्ट ले लिया गवर्नमेंट से और 11 महीने की वीपी सरकार चली गई। इससे जुड़ी एक इंटरेस्टिंग बात बताएं। जिस डीएम को लालू ने अडवाणी को अरेस्ट करने को कहा था, उसका नाम था आर.के. सिंह, जो मोदी कैबिनेट में मंत्री बने। यस। अरे रे, क्या बात है। तो इसके बाद आया चंद्रशेखर का टाइम। हाँ, वीपी गवर्नमेंट के कोलैप्स के बाद उन्होंने भी जनता दल छोड़ दी और अपनी पार्टी जनता पार्टी समाजवादी बना ली। उनके साथ 60 से भी ज्यादा सांसदों ने जनता दल छोड़ा और चंद्रशेखर की पार्टी ज्वाइन कर ली। चंद्रशेखर के पास नंबर तो नहीं थे सरकार बनाने के लिए, लेकिन कांग्रेस के बाहर से समर्थन से चंद्रशेखर पीएम बन गए। पूरे 8 महीने सरकार नहीं चली और कांग्रेस ने सपोर्ट खींच लिया और सरकार गिरा दी। हालांकि चंद्रशेखर उसके बाद भी एक्टिव रहे पॉलिटिक्स में। 2004 में भी सांसद बने, लेकिन पीएम ना बन सके। फिर राव साहब के बाद लगातार पीएम चेंज हुए। हाँ बेटा। अरे उससे पहले लकी चाय ले आओ, अंदर से दीदी आवाज दे रही है। हाँ बाबा। ये कहकर लकी अंदर चला गया। और बताइए प्रोफेसर साहब, कैसा चल रहा है सब? अरे अब कहाँ के प्रोफेसर गुप्ता जी, कब का हो गया रिटायरमेंट। सब ठीक ही चल रहा है। तभी लकी वापस आ गया चाय लेकर। लकी चाय हाथों से पकड़ाते हुए, अब आगे बताओ प्लीज। अगर आप भी जानना चाहते हैं लकी की तरह कि आगे क्या है। अरे वाह लकी, बड़ा इंटरेस्ट है तुम्हें। अच्छी बात है ये। तो पीवी नरसिम्हा राव के बाद आया थोड़ा अनस्टेबल टाइम, जहां फ्रीक्वेंटली पीएम चेंज हुए। राव के बाद 13 दिन के लिए अटल बिहारी वाजपेयी आए, क्योंकि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी थी 1996 में।
वाजपेयी अपना बहुमत साबित नहीं कर पाए तो वो ट्रस्ट वोट नहीं जीत पाए। उन्होंने कई लीडर्स से बात की। मायावती ने लास्ट मिनट सपोर्ट देने से मना कर दिया। सरकार गिर गई तो दूसरी पार्टीज ने कहा कि हम मिलकर सरकार बनाते हैं। सीपीआईएम के नेता और उस समय के बंगाल के सीएम ज्योति बासु से पूछा गया कि वो पीएम बनेंगे, तो पार्टी ने मना कर दिया। हालांकि बसु ने बाद में पीएम की पोस्ट को मना करने को बड़ा ब्लंडर कहा था। हिस्टोरिक ब्लंडर कहा था उन्होंने। हाँ, बिल्कुल यही। तो अनएक्सपेक्टेडली एचडी देवेगौड़ा सीएम से पीएम बन गए। 10 महीने तक सरकार चली और कांग्रेस ने सपोर्ट वापस ले लिया और सरकार गिर गई। कांग्रेस बाहर से समर्थन कर रही थी। फिर दूसरे यूनाइटेड फ्रंट लीडर इंद्र कुमार गुजराल पीएम बन गए। जितना हमें याद है, इस गवर्नमेंट को भी कांग्रेस ने ही कोलैप्स करवाया था ना? हाँ, कांग्रेस ने बाहर से समर्थन दिया था गुजराल सरकार को, लेकिन 7 महीने बाद उन्होंने समर्थन वापस ले लिया राजीव गांधी असैसिनेशन इशू पर, क्योंकि गुजराल सरकार में डीएमके भी थी, which had been indicted by जैन कमीशन, और यूनाइटेड फ्रंट उसको डंप नहीं कर रहा था। इसका एक दूसरा रीजन भी है। कुछ टाइम पहले प्रणब मुखर्जी की बुक आई थी। उसमें उन्होंने लिखा था कि एक्चुअल रीजन कांग्रेस का गुजराल गवर्नमेंट को गिराने का था सीताराम केसरी का एम्बिशन टू बिकम पीएम। वो कांग्रेस प्रेसिडेंट थे तब। अच्छा, और उसके बाद वो आए? उसके बाद रिटर्न हुआ वाजपेयी का अनलकी नंबर 13 का। 13 का क्या है इसमें? पहले वाजपेयी कितने टाइम पीएम रहे? 13 दिन। दूसरी बार 13 महीने। अच्छा, अनलकी 13। हाँ, तो वाजपेयी मतलब बीजेपी के पास मैंडेट तो था नहीं, तो उन्होंने कोalition गवर्नमेंट बनाई, अपना बहुमत साबित किया और सरकार चल पड़ी। दिक्कतें आई बट फिर भी आगे चलता रहा। 13 महीने बाद नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया। वाजपेयी गवर्नमेंट के अगेंस्ट में जो वो 1 वोट से हार गए। इस कोलैप्स को किसने इंजीनियर किया था? किसने? सुब्रमण्यम स्वामी। कैसे? क्या आप? तो स्वामी और वाजपेयी की ज्यादा बनती नहीं थी। इमरजेंसी टाइम में दोनों जेल में थे और वहां भी डिफरेंस रहे दोनों में। स्वामी तो इसके बारे में खुल के बोलते भी थे। वाजपेयी को सुनाकर स्वामी का ऐसा सोचना था कि मोरारजी कैबिनेट, उन्हें कैबिनेट बर्थ मिलना चाहिए था, लेकिन मिला बिकॉज ऑफ वाजपेयी। उन्हें एमओएस बनाया गया। वो खुलकर लिखते भी थे वाजपेयी के अगेंस्ट। जब वाजपेयी को ट्रस्ट वोट फेस करना था तो उन्होंने एआईएडीएम के लीडर जयललिता और सोनिया की मीटिंग करवाई और एआईएडीएमके को सपोर्ट करने से रोक लिया। ऐसे वाजपेयी गवर्नमेंट 1 वोट से गिर गई। 1999 में एनडीए को मैंडेट मिला और वाजपेयी ने पूरा टर्म कंप्लीट किया और बाद में स्वामी बीजेपी में आ गए। क्या ही चल रहा है राजनीति में? तभी अंदर से आवाज आई और लकी चाय लेने चला गया। दादाजी, चाय। फिर आए ईयर्स ऑफ यूपीए। क्या है यूपीए की कहानी बाबा? वाजपेयी लॉस्ट और यूपीए फॉर्म हुआ। 14 पार्टी इंक्लूडिंग कांग्रेस ने यूपीए बनाया। पोस्ट पोल अलायंस था। ये लेफ्ट पार्टीज ने बाहर से सपोर्ट दिया गवर्नमेंट को। अब बारी आई कांग्रेस को पीएम चुनने की। पूरी पार्टी ने कहा कि सोनिया पीएम बने, लेकिन बीजेपी ने इसका विरोध किया। सुषमा स्वराज और उमा भारती ने कहा हम अपने बाल मुंडवा लेंगे और हिंदू विडो की तरह रहना शुरू कर देंगे अगर सोनिया पीएम बनी तो। और फिर सोनिया ने मनमोहन को पीएम बना दिया। तो मतलब वो बीजेपी के आगे झुक गई? इसकी भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं। कहते हैं कि राहुल ने दबाव दिया था कि सोनिया पीएम ना बने, क्योंकि राजीव का असैसिनेशन हुआ था, इसलिए वो नहीं बनी। बट कुछ कंफर्म नहीं है। खैर, सरकार बनी और चलने लगी, लेकिन खींचतान तो होता ही है कोalition में। टीआरएस ने 2006 में यूपीए छोड़ दिया।
MDMK ने 2007 में छोड़ दिया। उसके बाद लेफ्ट ने बाहर से सपोर्ट ले लिया। वापस ओवर इंडिया यूएस न्यूक्लियर डील, गवर्नमेंट माइनॉरिटी में आ गई, लेकिन समाजवादी पार्टी के सपोर्ट से बच गई। ऐसे करके यूपीए 1 टीम निकाल ले गई 5 साल। और यूपीए 2 कैसी थी? 2009 के इलेक्शन में कांग्रेस को सरप्राइजिंगली 200 के ऊपर सीट्स मिल गई, लेकिन अलाइज अब भी चाहिए थे। टीएमसी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, एनसीपी, डीएमके और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग बने अलाइज, और खूब हुए ड्रामे। टीएमसी अपनी बातें मनवाती थी, करप्शन चार्जेस लगते थे, बॉर्डर सिक्योरिटीज के इश्यूज उठते रहते थे। अलाइज ने फिर डंप कर दिया कांग्रेस को एक एक करके, और ये 5 साल ऐसे रहे कि कांग्रेस 200 से 44 पर आ गई 2014 में, लोएस्ट ओवर टेली ऑफ कांग्रेस। राजनीति बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है कोलिशन गवर्नमेंट की, पता नहीं रहता कौन कब छलांग लगा ले अपने फायदे के लिए। कुछ पार्टीज हैं जो कभी साइड स्विच नहीं करती, जैसे अगर कांग्रेस के साथ थी तो वहीं रही। कुछ ऐसे भी हैं जो हवा का रुख देखकर मुड़ जाते हैं अपने फायदे के लिए, जैसे रामविलास पासवान थे, अजीत सिंह और उनके बेटे जयंत सिंह, नीतीश कुमार। बिहार को देख लो, नीतीश ने कितनी बार साइड चेंज कर ली। इससे यही साबित होता है कि पार्टीज अपना फायदा देखती ही हैं। आप लोगों को 2024 का क्या हाल लग रहा है? इंडिया अलायंस कर पाएगी मुकाबला एनडीए का? देखो, मोदी के पास एज तो है, पॉपुलैरिटी भी है, काम से भी आदमी संतुष्ट लग रहा, आइडियोलॉजी से जुड़े जो मुद्दे थे वो भी सेटल कर दिए गए। राम मंदिर का बहुत बड़ा बूस्ट है, कोई ऐसा करप्शन का चार्ज नहीं है, और सबसे बड़ी बात, सामने कोई बड़ा कॉम्पिटिटर भी नहीं है। तो एज तो है, और विपक्ष मुद्दा बना भी नहीं पा रही कुछ। जैसे यूपीए के टाइम करप्शन बन गया था, इन्फ्लेशन बन गया था, ऐसा कुछ बन ही नहीं पा रहा। ये ईडी एक्शन से कुछ होगा? ये मुद्दा बन सकता है ऑपोजिशन के लिए? ये लोगों से जुड़ा मुद्दा थोड़ी है। लोगों को तो लगता ही है कि नेता करप्ट होता है। लोग तो खुश हैं कि एक्शन हो रहा, इससे मोदी की इमेज पर डेंट तो आ रहा, बट इतना नहीं कि वो बीजेपी के लिए दिक्कत की बात हो। बाकी शर्मा जी बताएं, उनका क्या मानना है? पत्रकार साहब, हम आपसे पूरी तरह से सहमत हैं। बस ये है कि रीजनल पार्टीज पर बहुत कुछ निर्भर करता है कि रीजनल प्लेयर्स अच्छा कर गए तो बंगाल, साउथ, महाराष्ट्र और यूपी में बीजेपी को नुकसान हो सकता है। और ये जो बड़े लीडर्स छोड़ के जा रहे हैं कांग्रेस को, उसका क्या? एक जमाने के बड़े नेता थे, उससे कुछ नहीं होता। आज क्या वैल्यू है आपकी जमीन पर, उससे तय होता है। गौरव वल्लभ अभी कांग्रेस से बीजेपी में आए, अभी वो राजस्थान में असेंबली इलेक्शन हारे थे दिसंबर में, लेकिन बीजेपी में आके अब उनके पास मोदी एडवांटेज है। ये बड़ा कॉम्प्लेक्स है। कई नेता दूसरी पार्टी के वोट काट देते हैं, लेकिन ये अब चुनाव ही बताएगा कि क्या होता है। तभी शर्मा जी अपनी घड़ी में समय देखते हैं। अरे काफी वक्त हो गया है, चलिए गुप्ता जी